मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, अपन जो क्लास ले रहे थे उसके अंतर्गत अब मुश्किल से 3 क्लास और है। 3 क्लास के बाद में ये जो अपना एक्ट है, जो नगरपालिका का अधिनियम 2009 है, वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको रिपीट रिवीजन करते रहे फटाफट से। जो आज हम सेक्शंस जो लेने वाले हैं वो अपने 276 से लेकर के 285 तक लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत ये जो चैप्टर 12 अध्याय 12 चल रहा है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में 2 क्लास रहेगी, छोटी छोटी सी क्लासें होगी। ज़्यादा इतना पैनिक नहीं होना अपन को, और जो चीज़ें आपने पढ़ ली है उनका अपन को फटाफट जितना ज़्यादा रिकॉल हो सके। जो अपन टेस्ट 11 तारीख को ले रहे हैं, उस टेस्ट से यदि नहीं जुड़े हुए तो हाउ टू ज्वाइन फ्री टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देख करके उस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाए। टेस्ट देने से ही अपन को बहुत सारी चीज़ें, अपने क्या कमियां हैं और क्या अपने अंतर्गत अपन अच्छा कर पा रहे हैं, कितनी सिली मिस्टेक कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अपन को टेस्ट के द्वारा ही पता चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 1 मिनट आपका जो मोटिवेशनल कोट है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को अपन को उत्तम बनाना पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी जो कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो कंडीशंस है, जैसी कंडीशंस है, कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सर मैं जॉब में हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं मिल पा रहा है, या कोई कहते हैं कि मेरे जो घरेलू दिक्कतें हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं। तो अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखो जो कंडीशंस है वो कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन को अपन चेंज नहीं कर सकते। तो अपने पास में जो टाइम है, उस टाइम को हम कितना ज़्यादा वेल मैनेज कर सकते हैं, ये अपने पास में है। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति के पास में 24 आवर्स है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास में 48 आवर्स है और किसी को उसको भगवान ने 24 आवर्स दिए। सबके पास में बिल्कुल इक्वल टाइम है। तो इस टाइम को यदि हम वेल मैनेज तरीके से करें, हर मिनट का अपन के पास में लेखा जोखा हो, और ये लेखा जोखा किस प्रकार से हो सकता है कि अपन अपने बिल्कुल टारगेट को लिखें कि मैं इतना, ये अपना संकल्प लें कि मैं इस काम को इस प्रकार से करूंगा। तब अपने आप ही जो आपका समय व्यर्थ हो रहा है, आपका हो चाहे मेरा हो, वो व्यर्थ होने वाले समय अपने आप में क्या होगा, उसकी धीरे धीरे कमी होनी शुरू हो जाएगी और अपन अपने प्रॉपर वे से काम करना प्रारंभ कर देते हैं। एक तो चीज ये है, एक अपन को जो भी, देखो आज की सिचुएशन है, आपने पहले क्या किया उससे इतना पैनिक नहीं होना है। आज प्रेजेंट अपना अच्छा है तो फ्यूचर अपना डेफिनेट अच्छा होगा। हमें प्रेजेंट पे देख कर ही अपना टारगेट रखना है। एक जो बंधु कई बार सर्विस कर रहे हैं, या फिर कोई जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके साथ में दिक्कत रहती है कि जो घर का काम है या कोई बाहर आने जाने में, तो वो लोगों के लिए स्पेशली वो देखो, जो भी जैसे ये आप धाराएं पढ़ रहे हैं, अब इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, इनके जो कीवर्ड्स हैं, इनके साथ साथ में, जैसे उसका अपन ने अपने नाम देखा, उसके साथ साथ में उसके जो कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स को आप अपने छोटे छोटे से इस प्रकार से खुद के ऑडियो नोट्स बना करके, उनको जब भी आप जैसे कोई खाना बना रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनको सुना जा सकता है। उनको सुनने से आपको ये रिकॉल हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ में फटाफट से क्लास को स्टार्ट करें। एक चीज और बताना चाहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे सर 2nd ग्रेड का पेपर लीक हो गया, हमें क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अभी जस्ट ही 1 मिनट के अंतर्गत एक मैसेज आया, अपने स्टूडेंट का ही है। देखो, तैयारी तो बिल्कुल करनी चाहिए। यदि रोड पर एक्सीडेंट ज़्यादा होने लग जाते हैं तो क्या यात्रा करनी हम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। किसान हर बार आप देखते हैं, कभी ओले हैं, कभी बारिश का ना होना है, कभी बारिश का अतिवृष्टि हो जाती है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती है। तो किसान क्या फसल बोनी छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। हमें अच्छे की होप करनी है और ऐसी अपेक्षा करनी है, और अपन भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, यदि इस प्रकार की कोई घटनाएं घटने अपन को लग रहा है कि ऐसा कोई हो रहा है, तो उसके अंतर्गत कुछ टोल फ्री वगैरह नंबर दे रखे होते हैं, उनमें शिकायतें करो आप, ठीक ना, और बिल्कुल फुल अपने ताकत के साथ में तैयारी करो। कभी भी इस चीज़ों से इसे निराश नहीं होना है। और जिसकी तैयारी अच्छी रहेगी, चाहे वो भी तो पेपर सॉल्वर ही होगा, आप अपनी तैयारी को 100 पीक पर पहुंचा दीजिए। बिल्कुल फर्स्ट रैंक वाली स्थिति के अंतर्गत रहोगे तो यदि कैसा भी पेपर आउट हो जाए फिर भी आप एंटर हो जाओगे। तो आप बिल्कुल अच्छी होप लेकर के
और खूब ताकत के साथ में, खूब मनोयोग के साथ में तैयारी करें। थैंक्स। चलो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शंस को। देखो जो धारा 276 है, पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्यूरिल एंड बर्निंग प्लेसेस, ये कह रहा है कि कब्रिस्तान और शमशानों के संबंध में शक्ति है। देखो नगर पालिका के पास में जो कब्रिस्तान है और शमशान है, इनकी भी शक्ति है। शक्ति क्या है? इनका रख रखाव करने का काम भी कौन करता है? नगर पालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो इसके अलावा यदि नगर पालिका को यदि कोई इस प्रकार का कोई चारों ओर से आवासीय कॉलोनी बन जाए और बीच के अंतर्गत इस कब्रिस्तान बहुत संकरा स्थिति बन जाती है, इस स्थिति के अंतर्गत यदि लगता है कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत है, तो नगर पालिका इसकी कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर करके यहाँ से ये इसको शमशान भूमि को हटा सकती है। और यदि फिर भी इस प्रकार की प्रतिकूल कोई काम करता है, तब वहाँ पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कोई व्यथित है और वो शमशान व्यक्ति, ये भी अपने कुछ धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, इनसे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो ये व्यथित व्यक्ति भी अपनी अपील कर सकते हैं। और अपील किसके पास करेंगे? कलेक्टर के पास में की जाती है। चलो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें एक बार फटाफट देख लेते हैं। नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस, सार्वजनिक नोटिस, ये देखो आपको सभी जो पीडीएफ है, जो नेक्स्ट आपकी क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ और इसकी पीडीएफ आपको अभी अवेलेबल हो जाएगी। आप पूरी क्लास को देखें और इसके साथ साथ में यदि बुक्स से पढ़ने का प्रयास करें तो देखो बुक्स के अंतर्गत कितना डिफिकल्ट लगेगा अपन को, और इसके अंतर्गत बहुत ही कम समय के अंतर्गत ये चीज़ें अपन कर लेंगे। तो क्लास को बिल्कुल रेगुलर देखते हुए पूरी लास्ट तक क्लास को देखें, फिर आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे इस क्लास के अंतर्गत कितनी ताकत है। और ये जो कम समय के अंतर्गत चीज़ हो रही है, ये मात्र पीपीटी के माध्यम से ही संभव है, बाकी इस प्रकार से इस प्रकार का संभव ही नहीं है। नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस और नगरपालिका सीमाओं तथा 1 किलोमीटर के भीतर स्थित यदि कोई कब्रिस्तान है या कोई शमशान भूमि है, जैसे कुछ धर्म के लोगों के लिए जो गाड़ने का प्रक्रिया है वो कब्रिस्तान में होती है, शमशान के अंतर्गत जो जलाने की प्रक्रिया होती है, यदि जो निदेशक जन स्वास्थ्य तथा जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की खतरनाक प्रमाणित हो जाए, ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही नजदीक आ गया है और चारों ओर से इस प्रकार की कॉलोनी बस गई है और खतरनाक प्रमाणित किया जाता है, तो सूचना में दी गई तारीख से बंद कर सकती है, पर तारीख से पूर्व उचित स्थान की व्यवस्था करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि नगरपालिका को अन्य शमशान की जगह जो कोई आवंटित है वो आवंटित भी करनी होगी। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए, नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना कोई कब्रिस्तान और शमशान नहीं बनाए जा सकते। कोई भी कब्रिस्तान और शमशान बनाए जाएंगे तब नगरपालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी का मकान है और उसके पास में इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दें कि भाई हम तो यहीं पर ये करेंगे। नगरपालिका उसके अंतर्गत उनको अनुमति देगी और उस अनुमति के बाद में ही होगा। और यदि इस अनुमति की धारा के कोई प्रतिकूल काम करता है तो 1000 से लेकर के 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसी के अंतर्गत, और जो व्यतीत व्यक्ति है वो उसके अंतर्गत जिस दिन से प्रति प्राप्त होती है, उसको प्रति प्राप्त होती है कि ये आपकी यहाँ से जो शमशान भूमि है इसको हटा करके यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, उस स्थिति के अंतर्गत प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर वो कलेक्टर को अपील कर सकता है। और जो कलेक्टर साहब ने उसके अंतर्गत निर्णय दे दिया है वो फुल एंड फाइनल होता है। उसके अंतर्गत आगे ऐसा नहीं कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी नहीं जाने की है। जो निर्णय दे दिया वो निर्णय अंतिम होता है। अपील प्राधिकारी उचित समझे तो समय बढ़ा सकता है। यदि इनको लगे कि 30 दिन के है और समय कोई ऐसा विशेष कारण हो गया है तो वो समय को बढ़ा भी सकते हैं। वैसे 30 डेज है। अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ये धारा 276 कहती है, 276 कहती है। अब देखो इसके अंतर्गत भी अपन ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप इसके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से, जहां जहां से क्वेश्चन ऐसा लगता है, जहां जहां से मैं बना रहा हूं कि ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की संभावना रहती है, तो अपन ने 5 स्टार बना दिया। इनको और शॉर्ट भी किया जा सकता है। हमेशा जो तैयारी है वो इस प्रकार से धीरे धीरे आगे सिंक्राइज और छोटे आपके कीवर्ड्स के अंतर्गत आ जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए धारा 277, ये कहती है रेगुलेशन ऑफ रिमूवल ऑफ क्रॉप्सेस, शवों को ले जाने के लिए विनियमन। अब यहां पर देखो क्या चीज है, ये चीज है अपने यहां पर समझ लीजिए कोई शमशान भूमि है, यहां से जैसे कोई कॉलोनीज बसी हुई है। तो अब इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि कोई
ये यदि मार्ग को नियत कर दिया गया, ये मार्ग आया और इस मुख्य मार्ग से होते हुए यहाँ पर जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये इनको कोई परेशान करने के लिए यहाँ से कोई हो जाए। तो इनके लिए जो मार्ग है, जो शमशान की या कब्रिस्तान तक जो पहुँचने के मार्ग है, उनके लिए भी मार्ग क्या है, नियत कर दिए जाते हैं। और इसके लिए बहुत ही छोटी राशि रखी जाती है, कोई उल्लंघन कर देता है तो 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये धारा 278 क्या कहती है, पावर ऑफ लाइसेंस फ्यूल शॉप्स एंड बर्निंग ग्राउंड्स। ये कहता है कि जैसे ये कोई शमशान भूमि है, तो अब इस शमशान भूमि के यहाँ से 300 मीटर के आसपास, 300 मीटर तक तो किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि कोई लकड़ियाँ वकड़ियाँ बेचने का ईंधन काम करे। इसी के अंतर्गत यहीं पर जो आसपास ही है, यहाँ पर एक आवेदन होता है, एक लाइसेंस के द्वारा इनको दुकान की ऐसी परमिट दी जाती है। तो इसी परमिट के द्वारा ही ये बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि आजकल इसमें अब एक्ट के अंतर्गत क्या है, खूब ऐसे इलेक्ट्रिकल वाले भी कई नगर पालिकाओं के अंतर्गत व्यवस्था हो गई है। तो व्यवस्था है तो भी इसके अंतर्गत जो लाइसेंस होगा, उसी से लाइसेंस और भी कोई सामग्री वगैरह बेचता है जो जलाने की लकड़ियों के अलावा, तो वो उसको लाइसेंस के द्वारा ही है और लाइसेंस को फिर रिन्यूअल किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है, उसका भी नवीकरण किया जाता है और इससे भी नियत फीस लेकर के इस प्रकार का काम किया जाता है। तो 300 मीटर के भीतर और कोई अन्य व्यक्ति से विक्रय नहीं करवाया जाता है। फटाफट देखिए, नगर पालिका आवेदन पत्र और नगर पालिका की नियत फीस द्वारा अनुज्ञप्ति का मतलब लाइसेंस प्रदान कर सकती है, जिसके कारण ईंधन तथा अन्य वस्तुएं जो शव जलाने के लिए अपेक्षित हो और उसका नवीकरण कर सकेगी। ऐसा नहीं कि इसकी दुकान परमानेंट हो गई है, उसका नवीकरण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका समय समय पर अन्य वस्तुओं के विक्रय की दर निर्धारित कर सकती है और ऐसा नहीं कि ये अपनी अब के भाई ये तो एक्सपायर हो चुके हैं, इनके यहाँ पर इनको शव को जलाना जरूरी है, इसमें खूब मोटी रकम वसूल कर ली जाए। जैसा नगर पालिका रकमों को नियत करती है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है। अन्य व्यक्ति शमशान भूमि से 300 मीटर के क्षेत्र के अंतर्गत, यहां से देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ईंधन विक्रय से प्रतिबंधित कर सकेगी और बिना अनुज्ञप्ति के, यदि उसके पास में कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अनुमति नहीं ली है, तो 300 मीटर के पास में यदि वो कोई ईंधन तथा अन्य विक्रय करता है तो 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, धारा 279 क्या कहती है, पावर ऑफ कॉर्प्सेस टू बुरीड एंड बर्न्ड, शवों को दफन करवाने और जलवाने की शक्ति। देखो, कई बार ऐसा स्थिति हो जाती है, कई लावारिस जो लाशें हैं या कोई लावारिस शव है, अब इसका कोई दावा भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये आजकल तो लोगों के पास में कुछ न कुछ इस प्रकार का है, कोई न कोई चीज़ मिल ही जाती है। तो जो लावारिस लाशें हैं, इनको भी 24 घंटे के अंतर्गत नगर पालिका को उसके अंतर्गत जो फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती है, जो कानून के तहत जरूरी है, जो पुलिस की कार्रवाई है, वो भी कार्रवाई होने के बाद में इस शव को दफनाया या जलवा सकेगी। 24 घंटे के अंतर्गत इस प्रकार की जाती है। और जिस धर्म या जिस रीति का व्यक्ति मिलता है, यदि इनको लगता है कि उसकी कोई पहचान, ऐसा कोई चिन्ह मिल जाता है जिससे पता चल जाता है कि ये भाई कोई मुस्लिम धर्म का है, तो उसे दफनाया जाता है। यदि लगता है कि ये कोई हिंदू धर्म का है, तब उसे शव को जलाने की प्रक्रिया जैसी भी जो धार्मिक रीतियाँ हैं उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। यदि किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस स्थिति के अंतर्गत निःशुल्क दफन करवाने का भी इनके पास में नगर पालिका अपने नगर पालिका निधि से करवा सकती है। देखो, अदावा कर शवों की दशा में 24 घंटे के अंतर्गत विधि की औपचारिकताएं पूर्ण कर शव को दफनाया या जलवाया जा सकेगी और शव की धार्मिक रीतियों से अंत्येष्टि की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सीधा ये जला देंगे, जिस धर्म का है उसका पता चल जाता है, इनको कुछ न कुछ इंडिकेशन पता चल गया, तो इस प्रकार से काम किया जाएगा। उस व्यक्ति की संपत्ति से व्यय को वसूल कर सकेगी और यदि उसको करवा दिया गया, उनका अंत्येष्टि करवा दी है और उसकी पता चला कि ये इस फला व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति से वे को वसूल कर सकेगी। और नगर पालिका गरीबों के शव निःशुल्क दफन और दाह संस्कार भी किए जा सकते हैं। ये धारा 279 कहती है। धारा 280 क्या कहती है, देखो ये कहती है रिमूवल ऑफ क्रसेस एंड डेड एनिमल्स म्युनिसिपल एरियाज। कई बार आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो ऐसे जैसे घर के अंतर्गत कोई पशु है, बफेलो वगैरह है या कुछ भी काऊ वगैरह है या कोई डॉग है, वो क्या होते हैं कि जैसे कोई मर जाते हैं। अब
इनके लिए कुछ नियत स्थान कहते हैं। नगर पालिका कहती है कि ये आपके जो शव है इनको नियत स्थान पर पहुंचाओगे, और सबसे पहले तो देखो पहुंचाने का काम जो मालिक है उसका ही होता है। वो मालिक किसी न किसी से संपर्क करता है और उस संपर्क करने के बाद में उसको वहाँ पहुंचाने का काम करता है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था हर व्यक्ति के पास होती भी नहीं है और कैसे पहुंचाएगा, तो नगर पालिका इसको कुछ फीस वसूल करके इसको नियत स्थान पर पहुंचा सकती है। और यदि नियत स्थान नहीं है तो जितनी आबादी क्षेत्र है उससे 2 किलोमीटर बाहर इस पशु को वहाँ पर ले जाके रखा जाता है। देखिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका पशुओं के शवों का निर्वर्तन हेतु उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान की व्यवस्था करेगी, और धार्मिक प्रयोजन से मारे जाने से भिन्न कई धार्मिक प्रयोजन से भी इन पशुओं को इस प्रकार से जिनका जैसा धर्म है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं वो अलग है, इससे बाकी की इनकी व्यवस्था करेगी। ठीक है, और 24 घंटे के भीतर नियत स्थान या आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर के बाहर शव को ले जाया जाएगा, या मृत्यु की सूचना पर नगर पालिका हटाएगी। और नगर पालिका हटाएगी तो क्या करेगी, नगर पालिका फीस वसूलेगी जिसका पशु है, और यदि कोई लावारिस है तब नगर पालिका इस प्रकार की व्यवस्था करती है। जब भी कहीं इस प्रकार की व्यवस्था देखते हैं तो सीधा नगर पालिका के अंतर्गत फोन किया जाता है। तो यदि नियमों की कोई अवहेलना करता है, इसके अंतर्गत 24 घंटे के भीतर नहीं ले जा रहा है और वहाँ सड़न और बदबू पैदा कर रहा है, तो 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, धारा 281 क्या कहती है, पेनल्टी फॉर एक्ट डन बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्टन डिसऑर्डर्स, कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की शास्ति। यदि किसी को कोई संक्रामक बीमारी है और भाई साहब क्या कर रहे हैं, कोई खाद्य चीज़ें बेच रहे हैं, खाने की चीज़ें बेच रहे हैं, तो सभी को पूरे मोहल्ले को संक्रमित कर देंगे। और यदि कोई ऐसा नहीं और खुद संक्रमित है और औषधि बेच रहे हैं या कुछ औषधि को बना रहे हैं, या फिर कोई अपने जैसे कोई लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं, कोई कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार के काम करते हैं तो उनके लिए क्या है, शास्ति लगाई जा सकती है। यदि उनको कोई ऐसी संक्रामक बीमारी है जिससे, या कोई सांसर्गिक जिससे एक से दूसरे को बीमारी हो सकती है, इस प्रकार की बीमारी के अंतर्गत ये ऐसा कोई काम करते हैं और दोष सिद्धि हो जाती है तो 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बीमार व्यक्ति को, जैसे आप कोविड के अंतर्गत ही मान लीजिए, तो कोविड के अंतर्गत जिसको कोरोना था वो इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर पाता था। नेक्स्ट देखिए, धारा 282 थोड़ी सी बड़ी है पर इतना ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। देखो अब और भी कोई बच्चे कुछ व्यवसाय, कतिपय का मतलब होता है कुछ, कतिपय व्यवसायों का विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ सर्टन ट्रेड्स। उनके लिए कुछ ऐसे नियम कानून कायदे बनाए जा सकते हैं, उसी को अपन कहते हैं। जैसे कोई मछलियों को छांटने साफ करने का संग्रह है, कोई मछलियों को करता है, मछली बाजार आपने देखे होंगे। कोई सींगों का, चमड़ों का संग्रह करने या शोधन करने का काम करता है, उनको साफ करने का काम करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चमड़े से के द्वारा या इनके द्वारा भी बनती है। या कोई रंगाई के साबुन बनाने, ईंट निर्माण, जो थोड़े से खतरनाक टाइप के हैं, या कोई ऊन या बालों को धोने के, या कोई तेल मिल, विद्युत शक्ति या अन्य प्रकार के आटे की चक्की, व्यवसाय के रूप में कोई अनाज संग्रह करता है जिससे कोई चूहे वगैरह हो सकते हैं, या आसोनी, ये भी शोधन के रूप में, या ऐसा कोई कार्य जो अस्वस्थकारी गंध, धूम, कालिक या आग लगने जोखिम हो तो नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा स्वामी को बंद करने या स्थान परिवर्तन करने का कह सकती है। कोई बिल्कुल जो शुद्ध मोहल्ला है और मोहल्ले के चारों ओर लोग बसे हुए हैं और वहीं पे आप फैक्ट्री लगा रहे हो जिसकी कालिक चारों ओर सबके घर के अंतर्गत जा रही है और उनके अंतर्गत कुछ न कुछ न्यूसेंस पैदा हो रहा है, तो इनके लिए रूल और रेगुलेशन है वो नगर पालिका के द्वारा बनाए जा सकते हैं। परंतु स्वामी अधिभोगी स्वयं या परिवार के कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता है जब तक नगर पालिका अन्य स्थान आवंटित नहीं कर दे। यदि देखो घर के 5-10 लोग या आसपास कुछ लोग 5 से 10 लोग मिलकर के कोई पापड़ उद्योग है, कोई अचार उद्योग है, इस प्रकार का अपना जीविका चला रहे हैं, उस स्थिति के अंतर्गत जब तक उनको अन्य स्थान आवंटित नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उनकी जीविका ही छिन जाए, तब तक इस प्रकार का उन पर रोक नहीं लगाई जाती। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो किस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी इनके अंतर्गत तो एक कॉमन सी चीज़ ही ध्यान रख लेनी है कि इस प्रकार के कुछ उद्योगों पर रोक लगाई जा सकती है। और यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो 2000 से लेकर के 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि अनुज्ञा इसकी बाद में भी वो कंटिन्यू रखता है तो 100 रुपये से दंडित किया जा सकता है।
अब बात आती है कि मजिस्ट्रेट ऐसे स्थानों को बंद करने तथा व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अन्य कार्रवाई कर सकेगी। यदि लगता है कि कोई काम को रोक नहीं रहा है तो वहां पर इस प्रकार के व्यक्ति भी नियुक्त किए जा सकते हैं, कोई पुलिस की कार्रवाई की जा सकती है, जैसा भी वहां पर उचित समझा जाए। और किसी का लाइसेंस अनुज्ञप्ति निलंबन कर दिया है और उसके पश्चात में व्यवसाय करता है, तो यहां तो अवहेलना कर रहा था और उसके बाद में व्यवस्था करता है, तो 1000 से 2000 तक का जुर्माना और प्रतिदिन 100 रुपए से 500 रुपए से दंडित भी किया जा सकता है। अब देखो यहां पर जो व्यथित व्यक्ति है, जिसको लगता है कोई अपने ऊन का काम कर रहा है, कोई अनाज संग्रह का काम कर रहा है, तो वो भी यदि उसका कोई पक्ष मजबूत है और लगता है कि नगर पालिका ने इंटेंसली उसके साथ में किया है, तो वो है जिस दिन से उसको प्रतिलिपि प्राप्त होती है उसके 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। और कलेक्टर साहब ने जो कह दिया है वो फुल एंड फाइनल है। तो यहां से भी ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुटीर उद्योग वाला या ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये धारा 282 कहती है। नेक्स्ट देखिए धारा 283 क्या कहती है, यूज ऑफ सिरिन फ्रॉम द सिमोनिंग एंड डिसमिशिंग वर्कमैन। मजदूरों को यूज ऑफ सायरन फॉर द सिमोनिंग ऑफ डिसमिसिंग वर्कमैन। मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग। कैसे? देखो हमारे गांव के अंतर्गत जैसे फैक्ट्री भी है, अब उस फैक्ट्री के से जब भी उनकी शिफ्टिंग चलती है तो शिफ्टिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो अगली शिफ्ट है उनके लोगों के लिए वो फटाक से दूसरे लोग आ जाए, तो उनके लिए ऐसी नगर पालिका के अंतर्गत भी जो कोई फैक्ट्रियां हैं या कोई ऐसी मिल चल रही है तो इनके लिए सायरन बजता है और उसकी सायरन बहुत तेज बजता है सायरन, और उससे पता चल जाता है कि सेकेंड शिफ्ट की टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, या उनको बुलाने के लिए या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सायरन है, ये नगर पालिका की अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाएगा। तो नगर पालिका की अनुमति के बिना सायरन का उपयोग नहीं किया जा सकता है और नगर पालिका लाइसेंस रद्द कर सकती है तथा 1 महीने का नोटिस देकर वापस ले सकती है। यदि उनको लगता है कि ये जो जितनी डेसिबल है कोई ज़्यादा उसके ज़्यादा बजा रहे हैं, उस स्थिति के अंतर्गत भी उसका नोटिस देकर के वापस भी उनका लाइसेंस लिया जा सकता है और अनुमति भी देती है तो अपने नगर पालिका की द्वारा दी जाती है। लाइसेंस को बिना या नियमों के उल्लंघन पर 2000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ से एक ये नोटिस देकर के इनकी लाइसेंस को लिया जा सकता है। और ये धारा 283 के अंतर्गत कहा गया है जो सायरन है उसका उपयोग के लिए बात की गई है। नेक्स्ट देखिए धारा 284 क्या कहती है, सर्विसेज फॉर नोटिस ईटीसी एड्रेस टू इंडिविजुअल। व्यक्ति को संबोधित नोटिस आदि का तामील। देखो एक तो होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। समष्टि का मतलब पूरी जनसंख्या से है, व्यष्टि का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज से, पर्टिकुलर व्यक्ति हो, पर्टिकुलर कोई फर्म हो, पर्टिकुलर कोई कंपनी हो, उसके बारे में बात की गई है। और तामील का यहां से सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति को कोई आदेश या कोई पत्र है और उसके सिग्नेचर करवा करके उसको वो पत्र दिया जाता है तो उसको अपन कहते हैं तामील। जैसे इलेक्शन के अंतर्गत जो इलेक्शन की ड्यूटी के जो अपने आदेश होते हैं उन पर तामील करवाई जाती है। तामील का मतलब है वहां उनसे सिग्नेचर करके कि आपको फला जगह पर इलेक्शन करवाने जाना है। तो यही चीज है, नगर पालिका जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है उसे तामील करवाएगा। यदि उसने तामील करवाएगा और तामील नहीं किया गया और उसने जगह चेंज कर दिए सॉरी, तो अन्य स्थान पर रजिस्टर्ड पोस्ट से वो नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, उसने रजिस्टर्ड पोस्ट से क्या कर दिया, उसको नोटिस भेज दिया। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मालिक अंदर ही है और नोटिस लेने से मना कर दे तो घर के शेषदर्शी भाग पर जहां दिखाई दे वहां पर नोटिस को चिपकाया जाएगा, उसको भी तामील करना ही कहेंगे। और यदि नोटिस तामील किया जाना नगर पालिका कार्यालय किया जाना, यहां पर देखो यह है किया जाना संभव ना हो, क्या हो, किया जाना संभव ना हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि कोई मालिक छोड़ करके कहीं और ही चले गए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इनका काम सिर्फ नोटिस है। ये नगर पालिका कार्यालय के अंतर्गत ही नोटिस लगा देंगे, कोई देखे तो देखे, नहीं देखे तो फिर नहीं देखे, ये काम किया जा सकता है। और व्यक्ति के न मिलने पर वयस्क व्यक्ति को भी प्रदान किया जा सकता है। ये नोटिस है घर के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नहीं मिला है और कोई वयस्क व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर की आयु का है उसको भी दिया जा सकता है। इवन दैट घर के अंतर्गत यदि कोई नौकर है और वयस्क है तो उसको भी ये अपने नोटिस माना जा सकता है और उससे भी सिग्नेचर करवा करके अपने लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए धारा 285 कहती है डिसओबीडियंस टू इंडिविजुअल नोटिस। यदि किसी को इंडिविजुअल नोटिस दिया है और उसको
उसने अवज्ञा की है, उसको माना ही नहीं है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। देखो, नोटिस की अवज्ञा पर उक्त कार्य नगर पालिका कर सकेगी तथा वह वसूल सकेगी। कैसे? उक्त व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट दोष सिद्धि पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि वह कंटिन्यू रहता है तो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात उसके 50 रुपये प्रतिदिन से दंडित किया जा सकता है। यदि उसने नोटिस दिया है और उसने नोटिस की क्या की है, अवज्ञा की है, उसकी अवहेलना की है, उस स्थिति के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इसका एमसीक्यू देखिए, फिर फटाफट इसका 1 मिनट में रिवीजन कैसे करेंगे। देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 277 के अंतर्गत समूह को निश्चित मार्ग से न ले जाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। ले जाना तो ऐसा था और आप ले गए इस प्रकार से, तो इस पर में जुर्माना लगेगा, और जुर्माना ज़्यादा नहीं है, 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 278 के अंतर्गत शमशान भूमि से कितने मीटर क्षेत्र में इंजन नहीं है, क्या है, ईंधन विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। तो 100 मीटर नहीं, 200 मीटर नहीं, 400 मीटर नहीं, 300 मीटर के अंतर्गत यदि कोई इस प्रकार का काम कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसकी बाल की और ज़्यादा खाल निकालेंगे। देखो, फटाफट अपन इसका रिकॉल करते हैं। क्या इसके अंतर्गत लिखा हुआ है 1 मिनट के अंतर्गत धारा 276 कहती है कब्रिस्तान और शमशानों के संबंध में सख्ती। यदि लगता है किसी जो चिकित्सा अधिकारी को लगता है कि 1 किलोमीटर के भीतर ये सही नहीं है तो उसको बंद कर सकती है, परंतु नगर पालिका को उससे पूर्व उचित स्थान दिलवाने होंगे। इसके अलावा कोई भी कब्रिस्तान और शमशान बनते हैं तो वह उसकी लिखित अनुमति से ही बन सकते हैं, और व्यथित व्यक्ति भी 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। नेक्स्ट धारा 277 क्या कहती है, समूह को ले जाने के लिए निश्चित मार्ग है और निश्चित मार्ग से नहीं ले जाता तो 1,000 से 2,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 278 क्या कहती है, ये कहती है शमशान भूमियों में ईंधन की दुकानों के लिए जो लाइसेंस की सख्ती दी गई है, वो यदि 300 मीटर के बाहर कोई इस प्रकार का विक्रय करता है तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, और 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और बाकी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत उसे एक आवेदन पत्र द्वारा उसको लाइसेंस किसी को भी दिया जा सकता है, उसका भी समय समय पर नवीकरण होता है। नेक्स्ट धारा 279 क्या कहती है, समूह को दफन करवाने और जलवाने की सख्ती। नगरपालिका 24 घंटे के भीतर भीतर उनको दफना या जलवा सकेगी, और जिस धार्मिक रीति का है उसी के अकॉर्डिंग उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। गरीबों के निःशुल्क भी कर सकती है। धारा 280 क्या कहती है, नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं को समूह को हटाया जाना, इसके लिए नियत स्थान है, नियत स्थान नहीं है तो आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर के बाहर उसको मृत पशु को वहां पर डाला जाता है, और यदि इसकी कोई अवहेलना करता है तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना है। यदि नगरपालिका इसको ले जाती है तो उसकी फीस वसूल सकती है। ये धारा 281 कहती है कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्ति यदि किसी को संक्रामक बीमारी है तो वो किसी भी प्रकार का जैसे कोई खाद्य पदार्थ, औषधि या गंदे कपड़े धोने का कार्य नहीं करेगा। ऐसा करता है तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 282 क्या कहती है, कुछ व्यवसायों का विनियमन किया गया है और उसके अंतर्गत कुटीर उद्योग है, उनका इस प्रकार से जब तक कोई नया स्थान आवंटित नहीं होता है उनको बंद नहीं किया जाएगा, और उसकी अवहेलना करता है तो 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और लाइसेंस के रद्द होने के बाद में भी इस प्रकार का व्यवसाय करता है तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और व्यथित व्यक्ति उस जो प्रतिलिपि प्राप्त होती है उसके 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है, और कलेक्टर की अपील अंतिम होती है। धारा 283 कहती है मजदूरों को बुलाने और छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग है। जैसा नगरपालिका कहेगी उसी प्रकार से उनको अनुमति दी जा सकती है, और उनका लाइसेंस 1 महीने का नोटिस देकर के रद्द किया जा सकता है, और 2,000 से ऐसा नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 284 क्या कहती है, वेस्टी को संबोधित नोटिस को तामील करवाया जाता है। ऐसा कहीं जगह दूसरी जगह चेंज कर लेता है तो रजिस्टर पोर्ट द्वारा मना कर देता है तो घर के सहसदर्शी भाग पर चिपकाया जाता है, और भी यदि वह मिलना ही संभव नहीं है तो उस चीज को नगर पालिका के कार्यालय के अंतर्गत भी चिपकाया जा सकता है, और घर के वेस्ट व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। धारा 285 कहती है वेस्टी नोटिस की अवज्ञा कोई करता है, उसकी अवज्ञा करता है तो 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और प्रतिदिन इस प्रकार की अवज्ञा उसको अवहेलना करता है तो 50 रुपये से दंडित किया जा सकता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास की सारी PDF आपको अभी भेज दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और खूब मन लगा करके खूब तसल्ली से देखें, और आप हमारे चैनल को देखो, लाइक जरूर करें। इसी से जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो हमारे चैनल को सपोर्ट करता है। तो आप सभी के सभी जो भी वीडियो को देखते हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट, जिससे काम करने वाले व्यक्ति की पूरी ताकत के साथ में काम कर पाता है। थैंक्स ए लॉट।